क्लास 12 क्या पढ़ रहे हैं? डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। क्या पढ़ लिया आपने अभी तक? हमने अभी तक हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। हमने एटॉमिक साइज पढ़ लिया, आयनिक साइज पढ़ लिया, मेटालिक लेक्चर पढ़ लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लिया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, कल क्या किया, पिछले वीडियो में क्या किया था हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हल्का सा रिवाइज कर लें। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब आयरन +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, कॉपर +1 दिखाता है, +2 दिखाता है, Mn +2 +4 +7 तक दिखाता है ना। तो ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कंपेरेबल एनर्जी होती है, कंपेरेबल एनर्जी ऑफ n-1d एंड ns ऑर्बिटल। ये बताया था आपको। क्योंकि जैसे हम बात करें आयरन की, तो आयरन में हमने बोला था आर्गन 18 3d6 4s2, ये हो गया ns, ये हो गया n-1d। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी कंपेरेबल होती है, इसलिए 3d का इलेक्ट्रॉन भी ऑल्दो वो अंदर है, पेनिट्रेट शेल का ऑर्बिटल है, पर फिर भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस एनर्जी में नहीं है। यहां तक हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। तो पिछले वाले टॉपिक का रिवीजन है। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं बहुत सारे। अब जैसे मैंने बोला स्कैंडियम है +2 +3, आयरन है +2 +3। तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सी है और कम स्टेबल कौन सी है। कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ में आ गया कि आउट ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच वन इज मोर स्टेबल, सम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल एंड सम आर लेस स्टेबल। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है और क्यों है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, अब हमने देखा पहला है हमारा रूल कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट OS लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हाफ फिल्ड डी सक्शन ए पार्ट, हाफ फिल्ड डी सक्शन, ये ट्रिक्स है छोटी छोटी, ठीक है, हाफ फिल्ड डी सक्शन, ठीक है, बी पार्ट फुल्ली फिल्ड डी सक्शन, क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, और D0 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, यानी कि ये पहला रूल है, दिस इज आवर फर्स्ट गोल्डन रूल कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या डी खाली होना चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल हो गया, फर्स्ट रूल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। नाउ अब हमने बोला Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, दूसरा Mn2 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, तीसरा हमने बोला Sc2 पॉजिटिव और Sc3 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? पक्का पक्का पक्का। तो अब ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो मैंने बोला अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब पहला Fe जो होता है 26, आर्गन इज 18, 3d इज 6, 4s इज 2, है ना। अब Fe2 पॉजिटिव बनाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 हो जाएगा, D से S से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3d है 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं Fe3 पॉजिटिव की बात करूं तो आर्गन 18 तो आएगा, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5, ये क्या है? हाफ फिल्ड। पहला वाला रूल लग गया, हाफ फिल्ड डी सक्शन होगा, तो Fe3 पॉजिटिव में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या होगी? मोर स्टेबल होगी एज कंपेयर टू Fe2 पॉजिटिव। मेरी बात समझ में? तो बोलता है FeCl3 इज मोर स्टेबल देन FeCl2। व्हाई? आप बोलोगे FeCl3 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और जब Fe+3 लाता है, D5 कॉन्फ़िगरेशन कराता है, अपने आप को स्टेबल बनाता है। ठीक है, गाना यहाँ पे ट्रिक्स बनाया करो ना। ठीक है, नाउ सेकंड पे आते हैं
Mn में यहाँ पे आते हैं, Mn पे आते हैं। Mn का होता है 25, 25 एटॉमिक नंबर, आर्गन इज 18, 3d इज 5, 4s इज 2। अगर Mn2 पॉजिटिव बनाएंगे, 3d को 5 कराएंगे, 4s को 0 कराएंगे, Mn3 पॉजिटिव बनाएंगे, 3d 4 हो जाएगा और 3d4 कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना बच्चे? 1 2 3 4। ये तो हाफ प्रिंट नहीं है, तो हाफ प्रिंट कौन सा है? Mn2 पॉजिटिव। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा? Mn2 पॉजिटिव। तो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात करते हैं। 21 होता है, आर्गन इज 18, 3d इज 1, 4s इज 2। ठीक है, आर्गन इज 18, Sc अगर 2 पॉजिटिव बनाओगे तो 3d 1 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, और Sc 3 पॉजिटिव बनाओगे तो नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, 3d 0, 4s 0। तो नोबल गैस कन्फिगरेशन आ गया, यानी कि d0 कन्फिगरेशन आ गया, तो Sc ये तो बनता ही नहीं है, बहुत अनस्टेबल है। Sc+2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेगा इसी कारण से। या दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि Sc2 पॉजिटिव में देखो क्या है, D1 है ना, तो बोलता है कि D1 कन्फिगरेशन बहुत अनस्टेबल होती है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि D1 कन्फिगरेशन किसी भी आयन की बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी। आप बोलोगे हाँ, क्योंकि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो वो नोबल गैस या D0 बोल सकते हो या नोबल गैस बोल सकते हो, नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है, इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। मेरे ख्याल से पहला रूल समझ में आ गया होगा। पहला रूल समझ में आया? पक्का पक्का पक्का। अब दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, दूसरा रूल है रूल नंबर सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन is directly proportional to high hydration enthalpy। ये रूल्स है, देखो इससे प्यारे ट्रिक्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या बोला? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ आयन। अब बोलोगे सर ये क्या बीमारी है कि अगर सपोज पानी के अंदर कोई पर्टिकुलर आयन किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं उस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, बच्चे इसको कंफ्यूज कहते हैं इसको। देखो छोटी छोटी ट्रिक्स है, प्यारी प्यारी ट्रिक्स। बुक्स में आपको 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे, मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। अब देखो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1। ठीक है, अब कॉपर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, Cu पॉजिटिव बनाएगा और Cu पॉजिटिव बनाएगा तो 3d10 4s0 हो जाएगा। तो ये क्या है? ये स्टेबल है। ठीक है, पर हम बोलते हैं ड्यू टू D10 कन्फिगरेशन, है ना बच्चों, है ना प्यारे बच्चों? कॉपर स्टेबल है किसकी वजह से? Cu पॉजिटिव आयन स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसकी फुल्ली फिल्ड डी सेक्शन D10 कन्फिगरेशन बोले। आ गया ना? तो समझ में आ गया? ठीक है भाई, D10 कन्फिगरेशन होगी स्टेबल होगी। पर हम यहां पे रूल और लिख रहे हैं ओनली इन एनहाइड्रस। अब ये टिक देखना, हाँ क्या लिखा? ओनली इन एनहाइड्रस। यानी कि कॉपर अगर गैसेस स्टेट में बनेगा, ये Cu पॉजिटिव है, ये Cu है गैसेस स्टेट में, Cu पॉजिटिव बना गैसेस स्टेट में, यहाँ पे IE1 लगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, Cu पॉजिटिव बना, स्टेबल है। स्टेबल क्यों? D10 कन्फिगरेशन। ठीक है मेरे बच्चों, पर जैसे ही मैं इस Cu पॉजिटिव गैसेस स्टेट में इसको अगर मैं पानी में डालता हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और उसमें क्या होता है? एक Cu पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये है एक्वस। यानी कि यहां पे क्या हुआ?
यहाँ पे Cu पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसको बोलेंगे रिडक्शन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन, पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पे क्या शो हुआ, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। पर ये कहाँ हो रहा है, अब हम बोलते हैं Cu पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे, Cu2 पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, Cu कौन सा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। ये स्टेबल है, स्टेबल इन एक्वस aqueous form due to high hydration enthalpy। बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, हम बोलते हैं Cu पॉजिटिव भैया T10 था, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 था, Cu2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन 3D9 हो गया। इसको स्टेबल होना चाहिए, इसको अनस्टेबल होना चाहिए, पर पानी के अंदर ये एग्जिस्ट टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। ये फटाक से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा के Cu2 पॉजिटिव में करवा दो। ये सेकंड रूल है हमारा। तो कॉपर आपने सुना होगा CuCl, ये सॉलिड है, एनाइड्रस फॉर्म है, कॉपर की प्लस और ऑक्सीजन स्टेट है, स्टेबल है। पर जैसे ही CuCl2 बनता है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं +2। CuSO4 आपने सुना होगा, ज्यादा फेमस फॉर्म ये है, कॉपर इन +2। जैसे ही पानी आया, कॉपर ने +1 से +2 बनाया, क्योंकि +2 आयन पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। ये दिस इज कंट्राडिक्शन टू द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था, 3D10 स्टेबल, हम क्या बोल रहे हैं 3D10 स्टेबल है, पर पानी के अंदर Cu2 पॉजिटिव 3D9 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे ज्यादा होती है। आप बोलोगे सर ये हाइड्रेशन एनर्जी है, देखो Cu पॉजिटिव, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। अगर Cu पॉजिटिव का हाइड्रेशन करें, Cu पॉजिटिव का, अब देखो पानी के बीच में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पानी और Cu पॉजिटिव का हाइड्रेशन होता है। अगर हम Cu2 पॉजिटिव का हाइड्रेशन करें तो भी यही होगा, तो भी पानी के मॉलिक्यूल आएंगे इस तरह से, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसको, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अब जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, दैट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। अब सोचो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। अब सीखिएगा, Cu पॉजिटिव चार्ज 1 है, Cu2 पॉजिटिव चार्ज 2 है, चार्ज ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा, और चार्ज की स्ट्रेंथ ज्यादा तो पानी के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, और पानी को जब ये स्ट्रांगली खींचेगा तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको हम बोलेंगे ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या, किसी भी आयन के चारों तरफ जब पानी का मॉलिक्यूल आता है, उस आयन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है, तो एनर्जी को बाहर निकलवाता है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। राइट, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि ये एनर्जी बाहर निकलती है। अब सोचो Cu पॉजिटिव में एक चार्ज है, यानी किसकी चार्ज डेंसिटी कम है, ये कम तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो ये पानी के अंदर ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। पर Cu2 पॉजिटिव आया तो एक तो साइज भी छोटा कराया और चार्ज भी बढ़ाया, तो चार्ज डेंसिटी को ड्रास्टिकली बढ़ाया, हाइड्रेशन एनर्जी को ज्यादा बढ़ाया। तो जैसे Cu से Cu2 पॉजिटिव बनेगा, साइज छोटा हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसके बनने में बहुत सी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, और पानी में ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसलिए Cu पॉजिटिव चाहेगा कि मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाऊं, Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव बन जाऊं, क्योंकि जैसे मैं Cu से Cu2 पॉजिटिव बनूंगा, मेरा साइज छोटा, मेरा चार्ज ज्यादा, मेरी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, मेरा हाइड्रेशन ज्यादा, और जब हाइड्रेशन ज्यादा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा, जब एनर्जी निकल गई बाहर तो खुद की एनर्जी कम, खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। आया कंसेप्ट समझ, आया? तो यह है सेकंड रूल हमारा,
स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कि एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल, ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो। आया समझ में? आगे चले। गुड 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 गुड। चलिए ये रूल नंबर सेकंड, क्योंकि लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखो रूल नंबर थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे क्रोमियम की है +6, Mn की है +7, ठीक है, वेनेडियम की है +5, ऑस्मियम की है +8, ऑस्मियम ये 5d का एलिमेंट है, ठीक है। अब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट बोल रहा हूं, हायर नहीं हाईएस्ट, ठीक है, वो ठीक है ओनली विद स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट डिपेंड्स अपॉन किसके साथ बनाएगा, ओनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्यों? सिंस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन are most electronegative, therefore form stronger covalent bond and hence compounds in higher oxidation state are stable। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम समझाते हैं, 2 मिनट वेट करिए। देखो अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, चलो अभी इंडिविजुअल लेते हैं। क्रोमियम Cr क्रोमियम इन +6, ठीक है बच्चों, क्रोमियम में ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इसकी +6 होती है। CrO3 बनेगा, हाँ बनेगा, +6 ऑक्सीजन स्टेट। CrF6 बनेगा, हाँ बनेगा, और CrCl6 बनेगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन बोलेगा CrF6 exists but CrCl6 do not exist। CrF6 स्टेबल होता है, CrCl6 अनस्टेबल होता है, व्हाई? ठीक है। Mn है, Mn क्या है ऑक्सीजन स्टेट +7, मतलब जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है। आपने KMnO4 सुना होगा, यहाँ पे Mn के साथ ऑक्सीजन है, +7 ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। आपने और क्या सुना होगा, आपने Mn2O7 सुना होगा, यहाँ पे +7 ऑक्सीजन स्टेट है। वेनेडियम होती है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +5, BF5 बनता है, हाँ बनता है। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड आपको पता है, वेल नोन कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, देखो बेटा, अब ध्यान से तमीज से सुनना, इजी है। अगर हो गया, मैंने बोला कि जब कोई एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है तो उसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, वो सिर्फ या तो फ्लोरीन के साथ होगी या ऑक्सीजन के साथ होगी, ठीक है। अब बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों? इतना तो बच्चों आपको पता है, क्या पता है कि जो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है वो हमेशा कोवलेंट होती है। +4 से ऊपर सारे कोवलेंट होते हैं, +4 +5 +6, यानी ये सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक तो हो नहीं सकते। एग्री? याद है? अब जब कोवलेंट कंपाउंड होगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, और कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यानी कि सारे कंपाउंड क्या है, कोवलेंट, और इनके बीच में कौन से बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड। एम यहां पे बच्चे बोलते हैं KMnO4 तो आयनिक है, भाई Mn और O के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। जब कोवलेंट बॉन्ड होंगे तो कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तभी कंपाउंड स्टेबल होगा, और स्ट्रेंथ ज्यादा कब होगी, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। कौन कौन सा? फ्लोरीन ऑक्सीजन। कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आ गया? तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसी भी एलिमेंट की ज्यादा स्टेबल कब होगी, जब वो अपने बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसलिए कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कि कोवलेंट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ गया?
मेरे ख्याल से थर्ड रूल समझ में आ गया होगा। एक रूल और इसके अंदर सब रूल और है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। रूल नंबर 4, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4 भैया जी? रूल नंबर 4 भी देख लेते हैं, चलो। रूल नंबर 4 ये बोलता है बच्चों, ध्यान देना प्लीज। रूल नंबर 4 ये बोलता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट is inversely proportional to ionization enthalpy. This is our rule number 4. Now this is a golden rule. सीखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं। अब इसके दो एग्जांपल हैं, बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है। एक है निकेल और एक है प्लैटिनम, ठीक है, ठीक है। निकेल 3D का एलिमेंट है, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप 10 के एलिमेंट है, ठीक। अब जब मैं यहां पे लिख रहा हूं निकेल की IE1 प्लस IE2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम, और ये है किलोजूल पर मोल में, ठीक है बच्चों, दिख रहा है। तो निकेल की जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम होता है वो होता है 2.49 × 10³ किलोजूल पर मोल, और प्लैटिनम की जो होता है वो होता है 2.66 × 10³ हो गया, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, डेटा आपको दे रहा हूं, उसके बाद इस कंसेप्ट को सिखाता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। पर जब हम IE3 की बात करते हैं और IE4 मतलब 4, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखो ना बेटा, 3D8 होता है, 4s2 होता है। 3D8 को बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या लिखा सकता है? या तो +2 लिखा सकता है या +4 लिखा सकता है ना। 2 यहां से जाएंगे, 2 यहां से, एम्पियर इलेक्ट्रॉन बताया। जब IE3 और IE4 का सम निकालते हैं, ठीक है, तो ये आता है 8.8 × 10³ ये किलोजूल पर मोल में है, ठीक है, और ये आता है 6.7 × 10³ किलोजूल पर मोल में, ठीक। अब इन दोनों को टोटल करते हैं, ठीक है, तो ये आता है 11.4 × 10³ किलोजूल पर मोल में। इन दोनों का सम किया हमने इसका, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.6 7 और 6 30 9.36 × 10³, ठीक है। अब देखो क्या, अब रूल क्या बना? तो निकेल और प्लैटिनम दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। क्या देखा, पहले डेटा को एनालाइज कर ले, इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने डेटा के लिए लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम निकेल का कम है, प्लैटिनम का ज्यादा है, पर I1 मतलब 1 2 3 4 अगर हम टोटल करें तो निकेल का ज्यादा है और प्लैटिनम का कम है, और अगर हम I3 और I4 देखें तो निकेल का ज्यादा है और प्लैटिनम का कम है ना, ठीक है। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल इज लोअर देन सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लैटिनम, बट सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल यानी कि थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल भी बोल सकते हैं या सम भी बोल सकते हैं, ऑफ निकेल इज हायर देन थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकेल, ठीक है, और प्लैटिनम, सॉरी। अब ये डेटा को इस रूल में स्टेबिलिटी ज्यादा जब आयनाइजेशन एनर्जी कम, ये ना स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दो कंपाउंड लिख रहा हूं, K2NiCl4 और K2PtCl4, एग्रीड। दूसरा कंपाउंड है मेरे पास K2NiCl6 और यहाँ पे K2PtCl6। यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट जो है वो +2 है, और यहाँ पे इन दोनों की ऑक्सीजन स्टेट +4 है। इसकी +4, ये +2 +2 +4 +4। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये रूल है, ये डेटा है, यहाँ पे अप्लाई करो और आंसर बताओ। बोलो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन +2 है ना, ये देखो ना +2, तो जिसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कम सम कम होगा, तो कम किसका है? निकेल का। तो हम क्या बोल सकते हैं, Ni2 पॉजिटिव आर मोर स्टेबल देन Pt2 पॉजिटिव। ये मोर स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि निकेल की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम कम है, आयनाइजेशन एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों। पर जब हम +4 की बात करते हैं तो +4 देखिए, +4 दिख रहा है, दिख रहा है, किसका नाम है? प्लैटिनम का नाम है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है K2NiCl4
Cl4 is more stable than K2PtCl4, but K2PtCl6 is more stable than K2NaCl6. Why? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई निकेल की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सम कम है प्लैटिनम की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, इसलिए निकेल के कंपाउंड +2 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, प्लैटिनम के कम स्टेबल है। पर +4 में ये उल्टा हो जाता है, निकेल की +3 और +4 आयनाइजेशन एनर्जी का सम ज्यादा है, प्लैटिनम का कम है, इसलिए निकेल की प्लैटिनम के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे। यानी कि अगर निकेल +4 बनाता है और प्लैटिनम +4 बनाता है तो प्लैटिनम ज्यादा स्टेबल होगा। अब बोलो इसमें क्या समझ में नहीं आया? 4 रूल्स हो गए। आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी बोलो, आया या नहीं आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक में क्वेश्चन बनेंगे इसमें, फिर मत बोलिएगा सर ने बताया नहीं। एग्रीड? आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कन्याओं एंड बालकों? आ गया? आगे चलिए let's move on to the last topic। ठीक है, और उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। 5th रूल है बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अभी हमने 3rd रूल में क्या पढ़ा था? हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कौन बनाता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बिटवीन, अब मैं उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, बिटवीन विच विल have higher tendency to exhibit metals highest oxidation state। दिखाई दे रहा है? गुड। अब हमने अभी 3rd वाले रूल में क्या पढ़ा, अब उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउ आई एम मॉडिफाइंग द रूल्स। ठीक है, मोर स्पेसिफिक जा रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट की, क्या बोला, अगर किसी एलिमेंट को अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो उनको फ्लोरीन और ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों बोला था? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवलेंट होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड्स में की स्टेबिलिटी कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अगर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो कंपाउंड भी स्टेबल बनेगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड वीकर होगा तो कंपाउंड भी अनस्टेबल होगा, और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर तब होगा जब वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में कंपटीशन ज्यादा है। बता फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा कौन? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बेटा ये ना बेसिक्स है, देखो अभी जो मेरी सीक्वेंस सीरीज चल रही है ये 11th 12th और नीट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पर इसके बाद में मैं सेकंड सीरीज शुरू करूंगा वीडियोस की, जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। किस तरह से आएगा, हाउ ट्रिक्स कैसे आएंगी, तो पहले सीरीज को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद सेकंड सीरीज पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो पहले था समझ में आया? पक्का हमने बोला ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने बोला देखो आंसर इसका है ऑक्सीजन। कुछ बच्चे बोलते हैं फ्लोरीन, क्योंकि सर बोलते हैं सर फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। ठीक है, मैंने बोला ना आंसर है ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी, यही आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म चलो सीधा लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं करता। मल्टीपल बॉन्डिंग विद मेटल्स, मल्टीपल बॉन्डिंग विद मेटल्स। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है? देखो क्या Mn2O7 बनता है बट MnF7 नहीं बनता। इसकी अगर ऑक्सीजन स्टेट देखें तो +7, इसकी भी देखें तो +7 है। ये बनता है, ये नहीं बनता। हाँ नहीं बनता। अगर आप MnF7 बनाने जाओगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड ऐसे बनाओगे, और 6वां बॉन्ड और 7वां बॉन्ड। अब बॉन्ड एंगल देखो कितने का होगा, 72 डिग्री का होगा ना। अभी Mn का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए फ्लोरीन बहुत पास होंगी, उनमें आपस में रिपल्शन होगा तो नहीं बनेगा।
यानी कि Mn को अगर फ्लोरीन के साथ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो 7 बॉन्ड बनाने हैं, 7 बॉन्ड आएंगे, बॉन्ड एंगल घटाएंगे, बॉन्ड के बीच में रिपल्शन कराएंगे, कंपाउंड को अनस्टेबल बनाएंगे, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंसेप्ट आया। अब Mn2 को सभी को देखो, Mn है, एक ऑक्सीजन बीच में डाला, डबल बॉन्ड हो, 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 डबल बॉन्ड हो। अब Mn के चारों तरफ कितने एटम है? 1 2 3 4 4 एटम। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल ज्यादा तो रिपल्शन कम, तो स्टेबिलिटी ज्यादा। आया। तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन दिखाता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। पर इन दोनों में ज्यादा बढ़िया कौन दिखाएगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है, क्योंकि उसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन बेचारा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए बहुत सारे एटम्स लाता है, बॉन्ड एंगल घटाता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी घटाता है, डू नॉट एग्जिस्ट कराता है। ठीक है, आ गया? तो मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज द लास्ट, ये लास्ट था। तो होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक बार नहीं आए तो दोबारा देखिए, क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए और पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं और प्रॉपर्टीज के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।